नरेटको के द्वारा हमें बहुत खुशी होती है कि मुझे ये सेकंड चांस मिला है। पहले एसोचैम के द्वारा जब हम एसएमईज के बारे में बात की, और आज हम रियल एस्टेट के द्वारा बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट और रोड और कंस्ट्रक्शन लगभग 15% जो लेबर फोर्स है इंडिया का उसमें काम करते हैं। अभिजीत, मैं दिख नहीं रहा हूँ ना, क्या क्या? हेलो, कैन यू पुट एवरीबॉडी एल्स ऑन प्लीज? अभिजीत, कैन यू प्लीज पुट एवरीबॉडी ऑन म्यूट? थैंक यू। हमें रियली बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और आपका जो रोड सेक्टर दोनों मिलके लगभग 15% पूरे देश के वर्किंग क्लास जो है वहां काम करते हैं। आज वो पूरे रास्ते पर हैं। रास्ते पर ये है कि माइग्रेंट्स वर्कर्स सब जगह परेशान हो गए हैं। हमारी तरफ से जो रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो जस्ट 2-3 साल के अंदर हम काफी कठिनाई से चल रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद और जैसे रेरा आ गए, ये सब जो कानून थे वो सही थे, हमारे अंदाज से सही आए थे। लेकिन जब एक साथ में आ गए तो काफी रियल एस्टेट में एक अनइंस्टेबिलिटी बन गई है। आज जो कोवायरस आ गया है उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट तो एकदम ठप हो गया है। तो कैसे हम रास्ते पर फिर लाएं? हम क्या करना चाहिए? आप जो बिजनेस करते हैं, आप जो मार्ग दिखाते हैं, वो आपने एक बार बताया था कि आप वेस्ट से भी एक वेल्थ क्रिएटर हैं। इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि आप देश के नेता तो हैं ही है, लेकिन दूसरी बात ये है कि आप बिजनेस को भी समझते हैं। आप समझते हैं कहाँ डाउनसाइड को भी हम सुधारें, कैसे हम इस नए मार्ग में लें, और रियल एस्टेट में हमें क्या करना चाहिए। नरेटको की जो मेंबर्स हैं वो सब वर्कर्स को आज ध्यान दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको अनाज देते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जितना भी हो सके वो कर रहे हैं। ये पूरे देश में की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, पूरे देश में हम कर रहे हैं। लेकिन लोग थक गए हैं, इसलिए हम ये सुझाव दिया है कि कहाँ न कहाँ काम शुरुआत करना चाहिए। काम शुरुआत करने से लोग काम पर लग जाएंगे, हम उनका देखभाल भी करेंगे, और ये तरीका है, हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। दूसरी बात है फंडिंग और लिक्विडिटी की बात। हमारे पास जो डिमांड लास्ट 1.5 साल से कम हो गया है, उसके कारण काफी रियल एस्टेट कंपनीज लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर चल रही है, और आज की तारीख में तो एकदम जो बंद होने के कारण और परेशान है। हम समझते हैं कि जो बिल्डर्स डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि फिर ये काम पर जुट जाए, एक नेशनल तरीके पर और रास्ते पर चले, और इसलिए गडकरी साहब हम चाहते हैं कि आप हमें ये मार्ग दिखाएं कि कैसे कोवायरस से भी लड़े, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फिर देश को कैसे लाएं। और जो आप हमेशा कहते हैं हमें ये चैलेंजेस के बावजूद ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें करना चाहिए, वो आप ही बता सकते हैं कि ये वेस्ट टू वेल्थ कैसे होता है, और जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कैसे कर जाए। तो गडकरी साहब, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये आपका पूरा नेशनल आज सेमिनार हमने किया है, 1500 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये मार्ग हमको दिखाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा। और कोरोना की लड़ाई तो हम जीतेंगे ही, उसके बाद हमको एक आर्थिक लड़ाई भी लंबी बड़ी ताकत के साथ लड़नी होगी। और इस लड़ाई को लड़ने के पहले हमें पॉजिटिव एटीट्यूड, बाद में स्वाभाविक रूप से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जीतेंगे इस प्रकार का कॉन्फिडेंस अपने बीच में हमको निर्माण करना होगा। उसके बिना ये वॉर हम नहीं जीत पाएंगे। जो सेक्टर की हालत है वो कोरोना आने के पहले भी
ये हालत हमारी अच्छी नहीं थी। अब वो क्यों थी, क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कतें थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं जब कभी इस सेक्टर पे सोचता हूँ तो मेरे कुछ सुझाव है। मैं इस विभाग का मंत्री नहीं हूँ, पर मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर आपको कुछ सुझाव अगर ठीक लगे तो आप फाइनेंस मिनिस्टर और हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ रखो और एक कॉपी मुझे भी दो, मैं वहां परस्यू करूंगा। पहली बात तो मुझे जो सुझाव है मेरा कि हमारे यहाँ जो हाउसिंग लोन मिलता है वो 10 साल के लिए मिलता है। तो हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैंने रिजर्व बैंक गवर्नर से बात की और रोड कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए हमने 30 साल तक लोन देने के बारे में उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी बात मानने की और सब बैंकों को भी कहा हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को हम 30 साल का करने के लिए हमने उनको कहा रोड कंस्ट्रक्शन में। मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि क्या हम हाउसिंग लोन को 20 साल तक अगर करें तो उससे डिमांड बढ़ सकती है। ये 20 साल वाली बात जो है, इससे लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, जो आपके लिए थोड़ी राहत होगी, क्योंकि अभी स्टॉक बन के पड़ा है, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, ये हमारी समस्या है। दूसरी बात ये जो है कि आपके सभी लोगों के पास, जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उनके पास उनकी फाइनेंस कंपनी भी है। अगर टाटा की अपनी टाटा फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस है, अशोक लेलैंड का फाइनेंस है। धीरे धीरे बैंकों के भरोसे ये नहीं हो पाएगा और इसलिए जो एनबीएफसी है वो कुछ आप लोग मिलकर आपके भी शुरू करिए और कुछ जो अभी है उनको टेक ओवर करके उसके साथ इक्विटी लेकर आप लोग भी उसके साथ जुड़कर काम करिए। एक बात है कि एनबीएफसी को ताकत देने के लिए हमें भारत सरकार ने सबकी इक्विटी में कुछ जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रपोजल आप दीजिए। अभी हम लोग जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रिपल ए रेटिंग की एमएसएमई है उसमें एक फंड ऑफ फंड निकाला है 10,000 करोड़, और हम लोग ये फंड जो है ये हम लोग अच्छे एमएसएमई को जो इक्विटी वो खड़ी करेंगे कैपिटल को, तो 7.5% यानी 50 करोड़ अगर वो खड़े करेंगे तो 7.5 करोड़ की इक्विटी भारत सरकार खरीदी करेगा। तो एक स्कीम हमने की है जो फाइनेंस ने अप्रूव की है, अभी कैबिनेट तक जा रही है। तो इससे धीरे धीरे हम लोग एमएसएमई को, अच्छे एमएसएमई को जिनका जीएसटी का व्यवहार अच्छा है, टर्नओवर बैंक में अच्छा है, जो इनकम टैक्स में उनका अच्छा रिकॉर्ड है, एक्सपोर्ट अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग अच्छा है, इनको हम धीरे धीरे कैपिटल मार्केट की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं आज आपको तो कहूंगा नहीं, क्योंकि आज की जो बैलेंस शीट है, आपके कैपिटल मार्केट में जाकर भी आप गए भी, कुछ लोग होंगे भी, तो आज इन्वेस्टमेंट करते समय अनुकूल स्थितियां नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आप इसमें आपकी एनबीएफसी जो है उनमें भारत सरकार कुछ इक्विटी दे, बैंक कुछ इक्विटी दे, और ऐसा करके एनबीएफसी को हम लोग पावरफुल बनाए और हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज, हाउसिंग फाइनेंस बैंकों में हम आसानी से करें। इसमें एक मेरा सुझाव है कि जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है, तो और खरीदने वालों की, क्योंकि जो ईएमआई है वो अभी कैसा मिसमैच हुआ है, एक तरफ पर मंथली इनकम लोगों का कम है और ईएमआई आपकी जो प्राइस है इतना ज्यादा आता है कि कोई खरीद नहीं सकता, इसके कारण भी डिमांड कम हुई है। तो मेरा एक सुझाव ये है कि फॉरेन लोन्स जो है डॉलर में वो सस्ते हैं, तो रिजर्व बैंक के सहयोग से ऐसा कोई फंड इस सेक्टर में आए जो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस करती है, उनको अगर ऐसी सुविधा मिलती है कि जिसको हेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो ये ऐसा फॉरेन फंड अगर लाती है तो उसकी हेजिंग की गारंटी रिजर्व बैंक करेगी और इस बहाने आपको 2%, 3%, 4% पर काफी बड़ा फंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आएगा। और जो 5-6% तक के अंदर में अगर हम हाउसिंग के लिए 10 साल, 15 साल, 30 साल के लिए इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ये इस प्रकार के लोग हैं कि जो इसमें आने के लिए तैयार है। उनका कुछ देशों में इंटरेस्ट का तो मिलता ही नहीं, उल्टा देना पड़ता है। तो ये फंड्स में करने के बाद शायद, क्योंकि मैंने, आपको पता होगा जेएनपीटी में मैंने अभी ये जो पनवेल से जेएनपीटी का एक रोड बनाया 2,500 करोड़ का, तो जेएनपीटी में डॉलर में टर्नओवर होता था 500 करोड़। तो हमने स्टेट बैंक कैपिटल और डीबीएस बैंक सिंगापुर दोनों से मदद लेकर हमने इसको, फंड को हमने डॉलर में कर्जा लिया, तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट में बचत हुई है और सरकार इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है। तो एनबीएफसी को सरकार की तरफ से हम लोग कुछ इक्विटी दे
और कुछ वो फॉरेन फंड्स ले, और उसके कारण उनकी वायबिलिटी अच्छी होगी और हाउसिंग फाइनेंस आसान होगा। और वो अगर 20 साल के लिए होगा तो स्वाभाविक रूप से ईएमआई कम होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी। तो दूसरा मेरा सुझाव ये है कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी मेरे पास आए थे। आप राज्य सरकार को और भारत सरकार को बहुत बड़े प्रमाण पर उनके हाउसिंग क्वार्टर्स खरीदने हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप जैसे लोगों की जो स्कीमें अभी पड़ी है बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में, तो हम लोग अपनी स्कीम बनाने के बजाय राज्य सरकार और भारत सरकार डायरेक्टली ये बनी हुई स्कीमें इसको निगोशिएट करके डायरेक्ट ले ले, कुछ परसेंट में ले ले या डायरेक्ट पूरा का पूरा ले ले, तो आपको एकदम लिक्विडिटी मिल जाएगी, और इससे सरकार इसमें तुरंत लेने के कारण सरकार को भी सस्ते में मिल जाएगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट की कॉस्ट है लैंड छोड़कर, वो मैंने देखा 3,500-4,000 रुपए तक जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ फार्मूला तय करें कि सरकार तुरंत पूरा पैसा दे ताकि आपको मुक्ति मिल जाए और आपका डेट स्टॉक इसमें से क्लियर हो जाए। तो ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, राज्य सरकार और भारत सरकार के हैं और मेजर इंडस्ट्रीज हैं, ये अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए कोई हाउसिंग स्कीम अगर करेंगे तो उसके लिए बल्क अगर स्कीम होगी तो उसके लिए भी सरकार के तरफ से कुछ सुविधाएं, उनको इनकम टैक्स और बाकी कुछ सुविधाएं कैसी हो सकती है, आप सोच के अगर मिनिस्टर साहब को कहेंगे तो ये एक होता है जिससे डिमांड बढ़ सकती है। मेरा और एक सुझाव ऐसा है कि अभी हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेजेस। जैसे मुंबई दिल्ली हाईवे है, ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। और अभी हमने कैबिनेट नोट मूव की है कि हाईवे के बाजू में हम जगह खरीदी करेंगे और वहाँ लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और उसके साथ टाउनशिप्स यानी स्मार्ट विलेज और स्मार्ट शहर बनाएंगे। तो जो लोग वहाँ काम करेंगे उन्हीं के घर वहाँ होंगे, तो डायरेक्ट उनको वहां से लोन भी मिल सकता है और अपने घर भी बन सकते हैं और प्लान डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो एमआईडीसी और इंडस्ट्रीज के साथ उनके बाजू में अगर कोई स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज अगर बनाने की योजना आती है तो मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर एक लोग घर खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, जो भी राहत दे सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे ऐसी लगती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं एमएसएमई में कहता हूं कि हमें हमारी कॉस्ट कम करनी होगी, तभी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो कॉस्ट कम करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, कैपिटल कॉस्ट कम करना, पावर कॉस्ट कम करना, लेबर कॉस्ट कम करना, ऐसी अलग अलग प्रकार की कॉस्ट जब कम करेंगे और इनोवेशन और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो इससे स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे। आपको पता ही है कि चाइना ने कैसे किस प्रकार से मार्केट कैप्चर किया था, और अब ये मौका मिला है कि पूरे वर्ल्ड में विश्व की अर्थव्यवस्था अड़चन में होने के बाद पूरे देश अमेरिका से लेकर जापान तक चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट भी बाहर निकालना चाहते हैं, और चाइना में अपनी इंडस्ट्री, जो लोगों ने इंडस्ट्री डाली है उनको भी बोलते हैं कि आउट ऑफ चाइना आइए। तो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, जैसे बीच में मैंने चाइनीज टेक्नोलॉजी के प्रेजेंटेशन देखे कि जो विशेष रूप से एक छोटे बोर्ड है और जिसके ऊपर वो दीवारें बना रहे हैं, और वो दीवारें अपने ईंटों के दीवारों से भी मजबूत है, और उसमें ही घर का कंस्ट्रक्शन करने से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 300-400 रुपए स्क्वायर फीट कम हो सकती है। तो उसमें स्ट्रक्चर में लोहा भी कम लगता है क्योंकि लाइट वेट है और मजबूती ईंटों से ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये भी एक है कि जिससे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के बारे में वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है और नई नई टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करके हमें अब कॉस्ट को कम करना होगा। कैपिटल कॉस्ट कम करना है तो ब्याज कम करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना है तो सभी की चीजों के भाव कम करना है। इसमें बल्क प्रोडक्शन करने में फायदा होगा। आज तक प्लास्टिक क्लस्टर, केमिकल क्लस्टर ये नाम से आता है, पर कंस्ट्रक्शन क्लस्टर नाम से कोई आया नहीं है कंसेप्ट। मैं दो चीजें देखना चाहता हूं कि एक, हम लोग एग्रीकल्चर एमएसएमई करके एक अलग पॉलिसी बनाने की बात सोच रहे हैं,
वैसे कंस्ट्रक्शन क्लस्टर में आपको जितने चीजें लगती है कंस्ट्रक्शन के बाद, चाहे वो फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रिक लाइट तक हो, एलईडी लाइट तक हो, पंखे से लेकर हमारी स्टोरेज सिस्टम जो अंदर में घर में आती है उसके पार्ट्स है, बाद में अलग अलग प्रकार के वहां तक हो, पेंट से लेकर हार्डवेयर तक, ये सब बातों को लार्ज स्केल पर बनाने वाला कोई क्लस्टर तैयार करे जो एक दूसरे को पूरक हो और उससे वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी और वेस्ट टू वेल्थ और लो कैपिटल कॉस्ट, तो ये भी मुझे लगता है इसको सोचना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम किए बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इंडस्ट्री में ये सोचना चाहिए कि कभी एक से एक, जैसे आप 4 फैक्ट्री डालते हो, एक फैक्ट्री अच्छी चलती है, दूसरी फैक्ट्री डाउन होती है, दूसरी अच्छी चलती है, एक फैक्ट्री डाउन होती है, लोग 3 4 5 बिजनेस करते हैं। आप लॉजिस्टिक पार्क में क्यों नहीं आते हैं? आप प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इसमें क्यों नहीं आते हैं? आप रोड कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं आते? अभी मैंने एक पॉलिसी बनाई प्री कास्ट की, कि मेरा कंसेप्ट ये कि पूरे रेलवे के ओवर ब्रिजेस, हमारे ब्रिजेस, ये प्री कास्ट में बने, और प्री कास्ट में बनने से हम 30% कॉस्ट बचा सकते हैं। अब आप प्री कास्ट को जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि आप प्री कास्ट की कोई फैक्ट्री 4 5 10 बिल्डर भर के कंपनी बनाकर अगर करें और प्री कास्ट में बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, डिजाइन करते समय उसका उपयोग होगा। अब ये अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल अवेलेबल्स है, जैसे एग्रीकल्चर में बगास है तो इसका बोर्ड बनता है, या राइस स्ट्रॉ है उसका, राइस का प्लाईवुड बनता है। तो मुझे लगता है कि आप भी इस प्रकार की एग्रीकल्चर वेस्ट जहाँ अवेलेबल है, वो आपके लगने वाली चीजें अगर वहां बनेगी तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फायदा होगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, नॉलेज, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और मैं आग्रह से कहता हूँ कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मुझे लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी काफी बदली हुई है, और जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छी होगी, पर उसमें उससे भी अच्छी और कॉस्ट कम करने वाली टेक्नोलॉजी को अगर हम स्वीकार करते हैं तो कॉस्टिंग कम होगा। आखिरी में मेरे 2 सुझाव और है। आप स्मार्ट सिटी जैसे बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज बनाइए। मैंने एक हमारे यहाँ देखा है कि जैसे एक शुगर फैक्ट्री है, उसके बाजू में हम लोग एक स्मार्ट विलेज बनाए। एक घर जो है, एक ही यूनिट में 4 क्वार्टर्स होंगे, एक तरफ रोड होगा, दूसरी तरफ रोड होगा, इसकी दीवार उसको और उसकी दीवार इसको, और सबको खाली प्लेस होगी, 500 स्क्वायर फुट का घर होगा, और पूरा प्री कास्ट में बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से 1000 रुपए स्क्वायर फुट तक आ सकती है, और 500 स्क्वायर फुट के घर की 5 लाख रुपए कीमत। और सरकार को आप ये प्रपोजल दीजिए कि तालुका प्लेस पर और गांव के स्तर पर आप लैंड, हमें जो है रेवेन्यू के पास बहुत लैंड पड़ी है, और हमारे पास कई साल्ट पैनल की लैंड है, कई और चुड़पी जंगल के कारण पड़ी है, पर वो अब जंगल नहीं है, उसको अतिक्रमण होता है, फिर हम झोपड़पट्टी रेगुलराइज करते हैं। तो ऐसी लैंड सरकार हमको लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए 1 रुपए लीज पर फ्री ऑफ चार्ज 30 साल के लिए दे, और इसके ऊपर हम घर बनाए, और वो घर बनाने के बाद उसको बेचेगा वो, तो उसकी सरकार को भी लैंड की कुछ कॉस्ट मिलेगी, आपको भी मिलेगी। अगर नहीं बेचेगा तो उसके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है ऐसी कोई स्कीम बनाकर अगर हम लोग ये बनाएंगे, तो जैसे अभी इरिगेशन जहाँ हुआ है, वहाँ किसानों का इनकम अच्छा है, और वहां उसी गांव में अगर आपने 1000 घर का एक स्मार्ट सिटी बनाई, दुकानों का कमर्शियल बिल्ड दो, तो आपको ये लो कॉस्ट हाउसिंग में लैंड अगर फ्री ऑफ चार्ज सरकार देती है, तो वहाँ क्वालिटी लाइफ बढ़ेगा, और वहीं कहीं स्कूल भी होगी, कहीं हॉस्पिटल भी होगा, कहीं एक अच्छे रहने के लिए एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली, पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से मुक्त, जहाँ सोलर पावर का उपयोग होगा, जहाँ जो हमारा ये है वाटर रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ शहर वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जैसे कोल्हापुर में है, सांगली में है, सातारा में है, वो ऐसे है, और जिसमें जिसमें मुझे लगता है कि ये इसका उपयोग हो सकता है। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज है, इसमें हमने जाना चाहिए। और दूसरे आखिर में और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मार्केट में डिमांड क्या है, ये न समझते हुए अपन बिल्डिंग बांधते जाना, और एक समय चल गया आपका, तब डिमांड भी थी,
तो 10 रुपए का माल 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए में गया। अब 10 रुपए की कीमत 8 रुपए हो रही है, तो वो बिजनेस अब नहीं होगा। तो आपको अभी लो मार्जिन पर, हाई टर्नओवर पर और लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आपको रोड कंस्ट्रक्शन में भी, आप में से कुछ लोग आइए, मैं अब 3 गुना काम करने वाला हूँ। अभी पिछले साल, अभी मेरा आइडिया है 2 लाख, 2 साल में मैं 15 लाख करोड़ के रोड बनाने वाला हूँ। मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पैसा टाइप हो जाएगा, सरकार का बजट और बाहर का पैसा करके मैं कर लूंगा, मेरे पास पैसे की व्यवस्था है। तो आप में से कुछ लोग रोड कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर करके ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, इसमें आइए। हम लॉजिस्टिक पार्क कर रहे हैं, उसमें आइए। अब मैं 2000 कमर्शियल प्लेसेस है हमारे पास शहर के अंदर जहां बस स्टेशन है। अब ये बस स्टेशन इकोनॉमिकली वायबली, ये हम लोग बस स्पॉट बना सकते हैं। अभी हम लोग रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं। मैं अभी और एक पॉलिसी कर रहा हूँ जो हमने अभी सरकार में, हमको उसका अप्रूवल मिलने का बाकी रहा है, कि हिल एरिया में मैं रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बीओटी बेसिस पे बना रहा हूँ, और एनएचआई उसके लिए कुछ पैसा लेगा, और हम लोग, ये वायबल प्रोजेक्ट है। और हमने वेबकॉस करके कंपनी है, उसका जॉइंट वेंचर डॉफलमेयर करके कंपनी है ऑस्ट्रिया की, जिनका केबल कार, रोप वे में ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत वायबल है। और इसमें भी बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। टूरिज्म का सेक्टर है जहां बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो जहां वायबिलिटी है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के नए इनोवेशंस को भी कुछ प्रमाण में अडॉप्ट करे और उसको शुरुआत करें। रिस्पांस अच्छा मिला तो आगे जाए। तो क्या होगा कि इधर की तकलीफ होगी, उधर थोड़ा कुछ मिलेगा, तो दोनों एडजस्टमेंट होगी। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और भी आपके जो सुझाव होंगे, तो सरकार भी सोच रही है। आप हाउसिंग मिनिस्टर को भी अपनी बातें बताइए। मैं आपके डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरा वो विभाग नहीं है, पर उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो मैं ये जो कुछ वहां पे सुझाव दिए, मेरे ऑफिशियल नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई मिनिस्ट्री। मेरे मिनिस्ट्री के जो सुझाव होंगे, मैं जरूर आपसे उसके लिए 2000 रोड साइड एम्यूनिटीज, जिसमें पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वो बना रहा हूँ, उसमें आप आइए। फिर मैं 2000 लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ, उसमें आइए। फिर 2000 बस स्पॉट बना रहा हूँ, उसमें आइए। मैं 1500 रेलवे ओवरब्रिज बना रहा हूँ प्रीकास्ट करके, उसमें आइए। तो आप ये जो है, इसमें मेरे डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज है। और कॉन्ट्रैक्टर को अभी, उसमें भी बीच में स्थितियां खराब थी। जब मैं मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, और हमने बैंकों से बात करके धीरे धीरे लगभग 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए, और लगभग 90% सोल्यूशन निकालकर उन कॉन्ट्रैक्टर को लगभग फिर से खड़ा करने की कोशिश की। कुछ खड़े हो गए हैं, कुछ खड़े हो रहे हैं, और कुछ खड़े होने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि ये भी बात होगी तो निश्चित रूप से फायदा होगा। पर इस समय आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचकर कुछ नए चीजों की तरफ पलटना होगा। टूरिज्म में अच्छा ये है। मेडिकल जो है हमारा हेल्थ सेक्टर, इसमें हम कम से कम मेडिकल कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कोर्सेस, ये बड़े प्रमाण कर 200 एम्स और 500 मेडिकल कॉलेजेस करेंगे तो भी वायबिलिटी है। हमारे पास शॉर्टेज है डॉक्टरों का, हमारे पास इसका मेडिकल डिवाइसेस जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसमें भी हम लोग बड़े प्रमाण पर जा सकते हैं। विलेज, अभी ये जो एमएसएमई, एग्रो एमएसएमई करके जो नया कंसेप्ट ला रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चर में भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन में जाकर कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इसका प्लानिंग जरूर करिए। मैं मानता हूं कि पहले कोरोना आने के पहले से ही आप कोरोना ग्रस्त थे, क्योंकि कोरोना ने आपको पहले ही प्रिलिमिनरी लेवल पर ही पिछाड़ा था, और उसके बाद ही डबल कोरोना आ गया है। तो ये, इस स्थिति को आत्मविश्वास के साथ थोड़ा सा में कैसे फिर से ये हम रूटीन, और हमारा जो डेड एसेट्स है, लालच में मत रहिए, कोई बड़ी कीमत नहीं मिलने वाली है। जो भी आता है माल बेचिए और मुक्ति पाइए, और पैसा अपना लिक्विडिटी क्लियर कर लीजिए। फिर भी मैं मुंबई में देखता हूँ बिल्डर अभी भी आस लगा के बैठे कि दिन आएगा और 40,000 स्क्वायर फुट और 35,000 स्क्वायर फुट माल जाएगा। वो गलती कर रहे हैं, बैंक का ब्याज भर रहे, प्राइवेट लोगों का ब्याज भर रहे। ऐसी स्थिति आने की कोई संभावना नहीं है। अब कम ज्यादा करके नो प्रॉफिट नो लॉस भी आएगा, लिक्विडिटी करो और भागो। बैंक का ब्याज और बाहर का लिया हुआ पैसे का ब्याज देने से और मर जाओगे।
और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये अभी एक मैं आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ। ये WCL करके वेस्टर्न कोलफील्ड है। यहाँ हमारे यहाँ कोल माइन में डंप निकलता था। तो मैंने यहाँ हमारे एमडी को, फिर हमारे यहाँ एक ने रिसर्च किया कि डंप से सैंड निकाली, और फिर वो मैंने WCL को चालू करने के लिए लगाया। और वो सैंड जो है अब मार्केट के प्राइस से 1/3 प्राइस में नागपुर में है। तो सैंड की कीमत कम करना, सीमेंट वाले कार्टेल करके, मैं मेरा ध्यान है उनके तरफ। मैंने कल ही कह दिया उनको कि अगर आप कार्टेल करने की आदत नहीं छोड़ोगे तो मैं पूरे बिटुमेन रोड बनाऊंगा, क्योंकि 40% देश का सीमेंट हम कंज्यूम करते हैं। उनकी आदत खराब है, अब इस समय उनको ठोकने का नहीं है। अदरवाइज मुझे भी लगता है कि इनकी आदत को सुधारना पड़ेगा। और ये ना रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ी, ना पावर की कीमत बढ़ी, ना लेबर की कीमत बढ़ी। ये मौके का फायदा लेकर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कर्टेल करते हैं। इनको ठीक प्रकार से समझाना होगा, पर अभी वक्त ठीक नहीं है। पर आगे चल के मैं माइनूटली देख रहा हूँ, और ये अगर ऐसा ही नाटक करेंगे तो मैं तो बिटुमेन रोड बनाने वाला हूँ। तो स्टील में इंटरनेशनल प्राइजेस की बात है, स्टील में भी आप अगर है तो उसमें भी कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है। सीमेंट भी कर सकती है, 40% कॉस्ट तो यही है। और बाकी बातों में भी आपके इसमें से अगर बल्क प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और कॉस्ट भी कम होगी। अभी ये मोरबी का उदाहरण था। एक समय सब टाइल्स चाइना से आना शुरू हो गया था, मोरबी की इंडस्ट्री किल हो गई थी। अब मोरबी वालों ने बल्क में प्रोडक्शन किया, कॉस्ट कम की, टेक्नोलॉजी बदली, और वो आज फिर से चाइना से माल आना बंद हो गया, अब इंडिया से माल जाने लगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस दिशा में सोचना होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और उसके साथ साथ कम से कम इस समय हमको ये भी करना होगा कि ये 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये रियल एस्टेट के साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग आपका सेम बिजनेस है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका इक्विपमेंट उसमें काम में आएंगे। अगर हमको रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट लगते हैं तो आपके पास है, प्री कास्ट आपको जानकारी है, स्टील और सीमेंट आपको पूरी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें भी आप जरूर सोचिए। यही आपसे अनुरोध है, फिर से एक बार हिम्मत के साथ हम आगे जाएंगे, कोरोना की वार भी जीतेंगे। और चाइना को जिस प्रकार से लोग अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, उसका फायदा उठाकर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। हाउसिंग सेक्टर से लेकर सभी सेक्टर में जब लिक्विडिटी आएगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो लिक्विडिटी आएगी। तो सरकार की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट में कितना पैसा डाल सकते हैं ताकि लिक्विडिटी आए, और अलग अलग स्कीम के द्वारा फिर से एक बार बैंकों का पैसा भी आए, और उससे मार्केट को, हमारे इकोनॉमी को हम एक्सेलरेट करें। ये प्रयास तो चल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना प्लानिंग कर रहा है। उनके उस प्लानिंग के बारे में आज बोलना उचित नहीं होगा, पर सरकार सीरियसली इस पर विचार कर रही है। सरकार आपके साथ है, और हम सब लोग मिलकर कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे, और बाद में आर्थिक लड़ाई में भी हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इस पर भी मात करके हम आगे निकलेंगे। यही मेरा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। उनका आवाज नहीं आ रहा। Niranjan sir, unmute yourself. Niranjan sir, unmute yourself. Niranjan sir. Hello, can you hear now? हाँ, यस, आपने, हाँ बोलिए। गडकरी साहब, आप देश के एक ही मंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे पैसे, हमारे डिपार्टमेंट के पैसे के कोई कमी नहीं है। एक ही डिपार्टमेंट के मंत्री हैं देश में मीन्स सेंटर और स्टेट्स को मिलके, जो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है रोड का वो हम डबल करना चाहते हैं। और आप ही एक मंत्री हैं जो बता रहे हैं हमें मार्ग कि आप लो कॉस्ट इनोवेटिव वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कैसे किया जाए। तो ये सिर्फ हमारे रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, ये देश के जो डेवलपर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सब के लिए आपने एक मार्ग दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक प्रश्न है जो हम पूछना चाहते हैं। तो दो बातें हैं। एक तो जो लिक्विडिटी क्राइसिस है और बैंकों के पास इतने पैसे हैं, लेकिन वो पैसे रियल एस्टेट को छोड़िए किसी को नहीं दे रहे। आज के तारीख में 7 लाख करोड़ रुपया सब बैंकों के पास पड़े हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व रिवर्स रिपो में रखती है। ये एक हमारे पास परेशानी है
एनबीएफसी के पास पैसे नहीं है, रियल एस्टेट के पैसे नहीं दे रहे। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई जो आदमी करेक्ट सही नहीं है उनको आप दीजिए, लेकिन सही लोगों को भी पैसे नहीं मिल रहे। और दूसरा प्रश्न ये है कि हम ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ स्टिमुलस पैकेज एक क्रिएट किया जाए कि हमारा जो डिमांड क्रिएशन आज के तारीख में नहीं है पूरे इकोनॉमी, उसको चक्कर को फिर स्टार्ट करने के लिए जो स्टिमुलस पैकेज था वो एक शुरुआत होनी है। और नीति आयोग ने कहा है कि वो लगभग उनके अंदाज से 10 लाख करोड़ तक एक पैकेज करने की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं 14 लाख करोड़ होना चाहिए, लेकिन नीति आयोग ने कहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, एक लिक्विडिटी की है और एक स्टिमुलस पैकेज हमारी इंडस्ट्री नहीं, पूरे इंडस्ट्री और देश के लिए। लेकिन हम ज्यादा परेशानी में हैं, इसलिए हम ये लिक्विडिटी को ज्यादा चाहते हैं साहब। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भारत सरकार की ओर से अलग अलग विचार शुरू है और जो संभव होगा उतने पैकेज देकर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, सब सेक्टर को सपोर्ट करने का गंभीरता से विचार शुरू है। प्रधानमंत्री के लेवल पर इसके निर्णय होंगे। अभी मेरे भी डिपार्टमेंट से मैंने बहुत सुझाव दिए, पर अंतिम निर्णय हाईएस्ट लेवल पर होंगे और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ होंगे। उसके बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि ये चल रहा है और धीरे धीरे इसके बारे में काफी बातें आएगी और हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि बैंकों में ये अड़चन है कि हमारे रोड सेक्टर में अच्छा काम चलने के बाद में भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए बैंक फाइनेंस करने की स्थिति में नहीं है। 2% की बैंक गारंटी मांगते तो वो कम से कम वो भी नहीं देते। तो अभी अपने प्रोजेक्ट को इंश्योरेंस करने की बात है और हम अभी ये मामला निपटा रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट को अगर बैंक गारंटी के बजाय हम लोग प्रोजेक्ट इंश्योरेंस करें तो ये निकाल दो गारंटी। अब धीरे धीरे बैंकों के हमको जितना कोऑपरेशन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ये सच है। पर इसका कारण ये है कि बैंकों की स्थिति बहुत खराब है और आपको पता है कि पीछे के समय में रॉन्ग फाइनेंसेस कैसे हुए और उसके कारण बैंकों की हालत भी खस्ता हुई है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैं आप सबको एक बात बार बार कहता हूं कि बैंक भी आप है, देश भी आप है, रियल एस्टेट भी आप है और सब कुछ हम ही है। हमको सबको बचना है, सबको प्रोटेक्ट करना है और सबको आगे जाना है और सबको संकट से बाहर निकलना है। ऐसा है कि बैंकों की परिस्थिति, उनका एटीट्यूड, वहां का माहौल आपको पता है कैसा है और उसके वेरियस कारण है और इसीलिए मैंने कहा बैंकों को सुधारने की कोशिश करेंगे। बैंकों से जितनी लिक्विडिटी आपके सभी सेक्टर में आ सकती है उसके लिए कोशिश करेंगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने एमएसएमई के लोन को कहा कि मैं हमारे ट्रस्ट में, इंश्योरेंस ट्रस्ट में 1 लाख करोड़ का लोन बैंकों को देने के लिए कहता हूँ। 1500 करोड़ मैं प्रीमियम भरता हूँ और 75% लोन को मैं सिक्योर करता हूँ। बोलता डूबेगा तो मैं गारंटी, चलो दो। अब मैं कुछ चीजों पे 100% जा रहा हूँ कि मैं लोन सिक्योर किया, आप दो। अब 75% की कोलैटरल मत मांगो, 25% की मांगो। अब मैंने अपने स्कीम को अलग प्रकार के शेप करके मैं दे रहा हूँ और बैंकों को भी बचाना है। बैंकों की भी हालत ठीक नहीं है और इसलिए मैं आपको और एक बात सुझाता हूं कि जो एनबीएफसी को है आपकी, जैसे आप मुझे बताइए, टाटा अपनी फाइनेंस कंपनी खोली, महिंद्रा अपनी फाइनेंस कंपनी खोली, अशोक लेलैंड अपनी फाइनेंस कंपनी खोली और आप बड़े बड़े बिल्डर है, आपके पास आपका फ्लैट खरीदने के लिए कोई आता है तो बैंक से भी 1-2% सस्ता लोन देकर अगर आप ऑफर करोगे कि चलो मैं आपका लोन 24 घंटे में कर देता हूं, तो आपके पास डिमांड बढ़ेगी, लोग लेना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि एनबीएफसी को हम ताकतवान बनाएंगे। अभी हमने कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी हमको सबको एमएसएमई को फाइनेंस करने के लिए हमारी स्कीम उनके पास भी अलाउ कर दिया है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि एनबीएफसी जो आपके इन्फ्लुएंस की होगी उसको सरकार से आप एक मांग करिए कि एनबीएफसी में सरकार इस समय कुछ इक्विटी डाले ताकि उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। बाद में एनबीएफसी को अलाउ करो कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले 30 साल के लिए और वो इन्वेस्टमेंट लेते समय उनका इंटरेस्ट रेट 3.5%, 4% डॉलर में होगा या 3% आ सकता है। फिर रिजर्व बैंक के पास डॉलर स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो क्या रिजर्व बैंक 10 साल के लिए, 5 साल के लिए जो भी डॉलर में लोन लेंगे वो हेजिंग न करते हुए, हेजिंग की गारंटी रिजर्व बैंक करके
ऐसी बैंकों के द्वारा सरकार को स्कीम आ सकती है क्या? देखो, देश में अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की आवश्यकता है, और रियल इस्टेट की और एनबीएफसी की, मैं जो यार्ड बता रहा हूँ उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट आएगी। और जिसके लिए मैंने आपको जेएनपीटी का प्रोजेक्ट बताया था कि स्टेट बैंक कैपिटल और डीबीएस बैंक ने हमको फाइनेंस किया और हमने इंटरेस्ट कॉस्ट बचा ली, पर हमारा डॉलर में टर्नओवर है। तो मैं आपको एक बात ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ये मैंने मेरे मन में आई है, मैंने सुझाया, पर आप, अब मैं स्पष्ट बोलना नहीं चाहता था पर अब बोल रहा हूँ क्योंकि ये मीडिया में नहीं जाएगा। आप केवल बैंकों के भरोसे बिजनेस करोगे, ये अब संभव नहीं है। बैंकों का जितना चाहिए उतना सहयोग लीजिए, हम तरफ से जितना कोशिश चाहिए उतनी करेंगे। आपको अल्टरनेटिव भी कोई खड़ा करना पड़ेगा फाइनेंसिंग का, हाउसिंग फाइनेंसिंग का, तो आपको ज्यादा टर्नओवर मिलेगा और आपकी दिक्कतें कम होगी। यही मेरा सुझाव है। बाकी हम लोग हाउसिंग के लिए भी जो कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने 2-3 जो बताया कि सरकार और राज्य सरकार पब्लिक अंडरटेकिंग आपके बने हुए अधूरे फ्लैट खरीद ले, तो वो एक आपको राहत मिल सकती है। दूसरा, मैंने ये रूरल एरिया में, देखो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर बनाती है। आपको पता है कि ट्रैक्टर बनाने वाले सब बहुत खुश हैं, उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब कार बनाने से, ट्रक बनाने वाले से ट्रैक्टर बनाने वाले कंपैरेटिवली खुश है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आता है वो दिल्ली घुसता है, जो आता है वो मुंबई घुसता है, जो आता है वो चेन्नई बेंगलोर घुसता है। अब आपकी भी आदत खत्म करके आप डिसेंट्रलाइजेशन करिए बिजनेस को। आप ये तालुका प्लेस और गांव में जाके नई डिमांड क्रिएट करके लो कॉस्ट हाउसिंग, उसमें एक ही, मैंने कहा कि 4 घरों का एक ही घर होगा और ऊपर में उसके साथ बिल्कुल वो प्री कास्ट स्लैब होगी और वो 500 स्क्वायर फीट का घर होगा और 400-500 स्क्वायर फीट का उसको खुली जगह मिलेगी। और आराम से मैं आपको बताता हूँ, ये 10 लाख रुपए का मैक्सिमम घर होगा, 8 लाख का होगा, उसमें 1-1.5 लाख सरकार की सब्सिडी है, 7 लाख में मिलेगा। एक गांव में 300, 400, 500 घर बनाइए फटाफट। किसान, और उनके पास अब गन्ना उत्पादक किसान है, अब उत्तर प्रदेश में है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास पैसा है। तो आपको थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा डाइवर्ट करके जाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें से कुछ मामला निपटेगा। बाकी आप जो कह रहे हैं उसके लिए सरकार की मैं जिम्मेदारी टालता नहीं, हमारे तरफ से जितना होगा करिए। आप थोड़ा सा, अगर मेरी कुछ बातें ठीक लगी तो आपके एसोसिएशन के नाम पर आप हाउसिंग मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, मैं भी अपने लेवल पर इसके लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राजन बांदिलकर कुछ कहेंगे और 2-3 प्रश्न हैं वो हम आपको पूछेंगे साहब। गडकरी जी नमस्कार. राजन बांदिलकर, मी महाराष्ट्राचा नेरडकोचा अध्यक्ष आहे. तो सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम चाहते हैं कि आप जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्री के साथ ही साथ आप हाउसिंग और फाइनेंस दोनों हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री मालामाल हो जाए, सारे प्रॉब्लम एक ही दिन में छूट जाएंगे। तो हम ये दुआ करेंगे। और हम, आपने कहा कि सुझाव, सबसे पहला सुझाव हम चाहते हैं कि ये करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे है, ये एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। तो मेरे तहे दिल से शुक्रिया सर। मैं एक छोटा सा जो आपने बोला उसी में से क्लू में से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे काफी रेडी फ्लैट्स जो बैलेंस है कि जो शायद बिक नहीं रहे हैं या थोड़े से जो भी प्रॉब्लम है, तो मेरा कहना है कि डेवलपर को अगर हम बोले मार्केट में दाम कम करो, तो प्रॉब्लम ये होता है कि दाम कम होता है तो कोई बायर खरीदने को नहीं आता है। ये शेयर मार्केट जैसा, जब गिरती हुई मार्केट में कोई शेयर नहीं खरीदता है। तो मेरा रिक्वेस्ट और आपको सुझाव ये है कि आपके मिनिस्ट्री में अगर आप बोले जिनको भी चाहिए तो वो लोग मकान हम लोग डिटेल दे देंगे जो रेडी कंप्लीटेड, नहीं कहता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ले लो, तो रेडी मकान अगर आपके मिनिस्ट्री के ऑफिसर लोग अगर ले लेवे तो उससे क्या होगा कि हमारा लिक्विडिटी का इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। और दूसरा सुझाव इसमें यह है कि आज गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों की भी जो लोन, सरकार जो लोन देती है उसकी अमाउंट भी बहुत कम है, क्योंकि ये अमाउंट की सीमा कम से कम 20 से 25 साल पहले बनी हुई थी। अगर उसी को आज जो इन्फ्लेशन हुआ है उसके हिसाब से अगर इसको बढ़ाएंगे तो उनकी भी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस पे आपका अनुमोदन चाहूंगा या आपकी व्यू चाहूंगा सर।
आप दो काम करिए। अभी जैसे हमारा एनएचए है, आप मेरे मिनिस्ट्री में दिल्ली में मुंबई में लोगों को घर चाहिए, आप ऑफर करिए, मैं स्कीम बनाता हूँ। अभी डिफेंस सेक्रेटरी मेरे पास आए थे, उनको कुछ तो भी 8,000 फ्लैट लेना है। और फिर मैंने वो सब नोएडा और इधर उधर फ्लैट पड़े हुए हैं। तो आप शायद मेरा ये अंदाजा है कि लैंड कॉस्ट और आपकी कॉस्ट और अभी जो देंगे उसमें सरकार को वो सस्ता ही होगा। तो आप अगर उनको ऑफर करेंगे तो ऐसी कोई स्कीम बनाने के लिए कहिए कि सरकार के डिपार्टमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। देखो अभी मेरे यहाँ अगर कोई बड़ा क्लास 1 ऑफिसर है और उसका लोन हमने 20 साल का कर दिया और उसके रिटायरमेंट के लिए 20 साल का टाइम है, तो वो नेचुरली आपका करोड़ 1.5 करोड़ तक का भी फ्लैट ले सकता है। तो फिर नेचुरली उसके कारण परचेस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो ये अच्छी बात है, आप एक बार सरकार को सुझाइए कि जब फ्लैट अवेलेबल है तो आप क्यों मानते हो, आप इसके बजाय हमारे बनाए हुए अधूरे पड़े हुए फ्लैट है, हम करार करते हैं, आप हमको एक सिस्टम बनाइए, मैकेनिज्म बनाइए, हमारे से ले लीजिए। तो आपके कुछ इसमें सेल आउट हो जाएंगे। कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज अच्छी, ऑयल कॉर्पोरेशन है, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, ये भी है, ये अपनी स्कीम खोले कि इनके बैंक से लोन देने के लिए व्यवस्था करें, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके एग्रीमेंट करें और कहे कि भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक आप ले सकते हैं और आपको ये 20 साल का लोन हम देंगे। तो ये नेचुरली ऐसी स्कीम सरकार लाती है तो अच्छा है, डिपार्टमेंट लाती है तो अच्छा है, पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मेजर इंडस्ट्री ऐसी कोई स्कीम बनाकर बल्क में आती है तो उनको फाइनेंस भी मिलेगा। तो ये भी संभव है और ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। सर आज हमारे एक पूना के मेंबर है मुकेश एवली जी का, उनका जन्मदिन है, तो वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते थे। तो मुकेश एवले जी आपको अनम्यूट करिए। मुकेश, हॅलो हॅलो, हा सर, येतंय ऐकू सर? हा येत आहे, बोला. काही नाही सर, आमची एक विनंती होती, जे आता पीएमआरडी रिंग रोडचं प्रपोजल करते ते जर तुम्ही तुमच्या सेंट्रल कडे घेतलं तर ते लवकरात लवकर होऊ शकेल, कारण पीएमआरडी कडे तर जस्ट 4 वर्ष झालेत, कारण ऍक्विजिशनलाच त्यांना 15,000 कोटी लागणार आहेत, लँड ऍक्विजिशनला, आणि कन्स्ट्रक्शनला रस्ते बनवायला 10,000 कोटी लागणार आहेत. तर ते माझ्या मते तो मोठा प्रोजेक्ट आहे, तर तो तुम्ही सेंट्रल कडे घेतला आणि फास्ट करून दिला तर बरं होईल, कारण आता एमआयडीसी जवळजवळ 5,000 एकर ऍक्विजिशन करते. एवढ्या इंडस्ट्रीज आल्यावर रस्ते मोठे लागणं फार आवश्यक आहे सर पुण्यासाठी. तुम्ही एक काम करा की अजित पवारांना म्हणा की माझ्या बरोबर हे कोरोनाचा हा पिरियड खतम होऊ द्या आणि याच्यानंतर अजित पवार साहेबांना सांगा की माझ्यावर एक मीटिंग करा आणि तुम्ही पण लोक या आणि एमएलए ला गिरीश बापट साहेब वगैरे सगळे राहतील. त्याच्यात काय प्रॉब्लेम आहे की लँड ऍक्विजिशन कॉस्ट 15,000 कोटी होते आणि मी त्यांना असं म्हटलं की तुम्ही लँड अक्वायर करून द्या, मी करतो. नाही तर त्यांनी एक काम करावं की 50% लँडची कॉस्ट द्यावी आणि 50% आपण रोड साईड काहीतरी डेव्हलपमेंट करू. त्याचं मॉडेल काढावं लागेल. तर ते काही ना काही इतकी कॉस्ट मी नाही देऊ शकत, मला प्रॉब्लेम आहे. 17,000 प्रोजेक्टला देणं. त्यांनी थोडं मॉडेल पण केलं होतं टीडीआरच्या अगेन्स्ट, पण तो टीडीआर पण आता त्यांनी टीडीआरचं मॉडेल तयार करून माझ्याकडे यावं आणि त्या रोडच्या आजूबाजूला होणाऱ्या डेव्हलपमेंटला पर स्क्वेअर फीट लेवी लावावी आणि काही टीडीआरचं करावं. तो पैसा त्यांनी मला डेव्हलपर म्हणून रोड करता मला द्यावा. तो पैसा माझा निघत असेल तर मी ते पैसे इन्व्हेस्ट करून करायला तयार आहे. नाही तर मी एकट्या पुण्याच्या रोड करता 17,000 कोटी रुपये लँड ऍक्विजिशनला मी ऑलरेडी पुणे विभागात 85,000 कोटी रुपयाची कामं करतोय. माझ्याकडे थोडी जास्त आहे. तुम्ही त्या अजित पवार सांगा ते आले की आपण पण मार्ग काढू काहीतरी. चालेल सर. थँक्यू सर. तुम्हाला जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा. थँक्यू सर. थँक्यू सर. गडकरी साहेब धन्यवाद. फक्त तुमच्याकडे एक बघितलं, कुठलाही प्रश्न घेऊन आला तर त्याचा उत्तर हाजीर जवाबी म्हणतात ना, प्रत्येक प्रश्नाचं सोल्युशन आपल्याकडे आहे सर. सर पुण्यावरनं अभय केले सुद्धा बोलू इच्छित आहेत. अभयजी. सर नमस्कार, मी अभय केले. सर एक मराठी माणूस म्हणून सेंट्रलमध्ये तुम्हीच आमचं मुख्य ऍक्सेस आहात. आता तुम्ही म्हणतात की फायनान्स आणि हाऊसिंग आमच्याकडे नाही,
पण आम्ही तुमच्याकडे खूप अपेक्षेने बघतो. आता आपण निरंजन सरांनी पण सांगितलं की आम्हाला लिक्विडिटीची नेहमीच कमतरता भासते. याच्या मागे सीआरई म्हणजे कॅप ऑन रिअल इस्टेट फंडिंग याच्यासाठी एक 15% कॅप केलेली असते आणि ऍक्च्युली 15% तर आमचं जीडीपी मध्ये शेअर आहे. पण आमची जी प्रोडक्शन लाईन आहे तो इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॅन्युफॅक्चरिंग. घर बनवणं म्हणजे फक्त कन्स्ट्रक्शन नव्हे तर लँड, परत लिगल, फायनान्स असा सगळाच तो विषय येतो. तर याच्यात ती 15%ची कॅप आम्हाला पूर्ण होत नाही. आणि त्याशिवाय आपण पण म्हणलात की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन हे जवळपास सारखेच सेक्टर आहेत. आम्हाला वाटतं की आपण आम्हाला म्हणजे कन्स्ट्रक्शन फील्डला आपल्यासोबत जोडून घ्यावं आणि आमच्या कन्स्ट्रक्शन फील्डला इन्फ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा देण्यात यावा. तर ह्याने बरेचसे प्रश्न सुटतील आणि आम्ही पण तुमच्या आता आपण स्टेटमध्ये मुंबईला होतात तर फ्लायओव्हरची कामं निघाली, सेंट्रलला गेलात तर खूप मोठी हायवेची कामं निघालीत. तर इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅन म्हणूनच आपली ओळख आहे. तर तुमच्यासोबत आमच्या इंडस्ट्रीला जोडून घेतलं तर नेशन बिल्डिंगमध्ये खूप मोठा सहयोग एकमेकांना. आम्ही पण घरं बांधतो, लोकांची आवश्यकता आहे. आता कोविडमुळे तर हाय डेन्सिटी जिथे जिथे होती तिथं जास्तीचे प्रॉब्लेम आलेले आहेत. तर एक चांगली घर योजना बनवणं हे सगळ्यांच्या दृष्टीने आपल्या पुढच्या भारताच्या दृष्टीने खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्ही आम्हाला आमच्या बरोबर घ्यावं. त्याच्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील, कुठल्या मिनिस्ट्रीशी बोलायला लागेल, पीएम साहेबांशी बोलायला लागेल, त्यासाठी आपण प्रयत्न करावे अशी विनंती आपल्याला. धन्यवाद. पहिली गोष्ट अशी आहे की तुम्ही आता तुमच्या ह्याच्यात आमच्याकडे छोटे छोटे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, एनएच आहेत, तुम्ही क्वालिफाय नाही होणार तर तुम्ही जॉईंट व्हेंचर करून 100-150 कोटीची आमच्या कामं निघतात आहेत महाराष्ट्रात आहे, देशात आहे. आणि मी आता 15 लाख कोटी रुपयाचे कामं काढतोय. तर माझी विनंती आहे की तुम्ही थोडीशी तुमची एक विंग काढून एक 5-10-15 कोटी रुपये गुंतवून तुम्ही डायरेक्ट ईपीसी मध्ये 1-2 कामं घेऊन शिकून घ्या आणि तुम्ही रोडमध्ये या. खूप काम आहेत, बरेच लोक आले, थोडं त्यांना रिलीफ मिळाला. दुसरं, तुम्ही माझं फायनान्शियल मॉडेल समजून घ्या. माझं टोल इन्कम सध्या 40,000 कोटी आहे आणि 5 वर्षात मी 1 लाख कोटी रुपये वर्षाची कमावा. आता मी जेवढे प्रोजेक्ट तुम्हाला सांगितले, रोड साईड एम्युनिटीज, लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट किंवा रोपवे, केबल कार, याचे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जे आहे त्याचे 12-13च्या वरती आहे आणि प्रॉफिटेबल आहेत. आणि म्हणून मी जेवढे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट करीन तेवढा मला फायदा. आता मी स्टेट बँकेच्या चेअरमनला प्रपोजल दिलं तर एक ग्राफिक डेन्सिटी जास्त असणारा प्रोजेक्ट आणि 2 मायनसवाले तिघांचं करून टाकलं. 30 वर्षाकरता मला लोन द्या, लँड एक्विशन कॉस्ट त्यात इन्क्लूड केली आणि असे माझ्याजवळ 450 प्रोजेक्ट आहेत की जे बँकेबल आहेत. आणि माझा एस्क्रो अकाउंट उघडून मी त्यांना गॅरंटी द्यायला तयार आहे, मला कोणी पण लोन देईल. तर मी आता 40,000 कोटीचं इन्कम 1 लाख कोटी करणार आहे 5 वर्षात. आणि या 1 लाख कोटीच्या इन्कमला मला आता माझं 90,000 कोटी सरकारचं बजेट आहे, हे दरवर्षी वाढेल 10,000 कोटी. हे 1 लाख कोटी वर्षाचे मिळतील आणि 1 लाख कोटी माझं इन्कम आहे, त्याला मी लिव्हरेज करीन आणि त्यातून मी कामं करत जाईन. तर हे या प्लॅनिंगमुळे आता मी टीओटी मध्ये प्रोजेक्ट विकले, मला 4,500 कोटी मिळायचे, 9,600 कोटी मिळाले. 5,500 कोटीचे 9,600 कोटी मिळाले. मी प्रोजेक्ट हे टीओटी मध्ये विकायला काढले. आता काही प्रोजेक्ट असे आहे की मी समजा आज माझ्या पैशाने रोड बांधला तर मी त्याचा 30 वर्षाचा टोल मॉनिटाईज करून प्रेझेंट व्हॅल्यू काढून म्हटलं मला पैसे द्या, आम्ही तुम्हाला टोल सेक्युरिटाईज करतो, तुमच्या अकाउंटमध्ये डेली, वीकली किंवा मंथली पैसे भरतो, मला द्या, तर मी मॉनिटाईज करू शकतो. तर मी काय मला माझ्या प्रोजेक्टमध्ये मला ही सुविधा आहे आणि त्याच्यामुळे मला फायनान्शियल हे रूटिंग करता येतं. तसं तुम्ही रिअल एस्टेटमध्ये मी तुम्हाला 2 गोष्टी सुचवल्या. आता मला जास्त स्पष्ट बोलता येत नाही कारण ते बाहेर गेलं तर वाईट आहे. केवळ बँकेच्या भरोश्यावर आता रिअल एस्टेटचा बिझनेस नाही होत. तुम्ही तुमची एनबीएफसी काढा आणि तुम्ही त्या एनबीएफसी मध्ये डॉलरमध्ये फायनान्स आणा. मी हे केलंय. पनवेल ते जेएनपीटी हा रस्ता ते 2.5 ते 3,000 कोटीचा मी डीबीएस बँक आणि स्टेट बँक कॅपिटल मिळून डॉलरमध्ये लोन घेतलं आणि इंटरेस्ट वाचवला.
आणि तुम्ही असं प्रपोजल द्या की आमच्या एनबीएफसी ज्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट आणतील त्यांना हेजिंग करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने घ्यावी. तर नॅचरली आम्ही ते आजच्या किमतीत देऊ, काही कमी जास्त झालं तर ते रिझर्व्ह बँक बघेल. हे सरकारने एवढंच करावं. तर तुमची इंटरेस्ट कॉस्ट जी आहे ती एकदम 5% येईल. 5% तुम्ही हाऊसिंग फायनान्स करू शकाल. 5% तुमचा इंटरेस्ट गेल्याबरोबर तुमचा ईएमआय कमी होतो, त्यामुळे घेणाऱ्यांची संख्या वाढते. आज काय झालं मिसमॅच की पगारातून ईएमआय निघतच नाही, त्यामुळे कोणी घरच नाही घेऊ शकत. ज्याला नंबर 2 ची कमाई आहे, जो नंबर 2 मध्ये आता बोलू नये पण सेल टॅक्स, इन्कम टॅक्स, कस्टम, पोलीस मध्ये वगैरे ज्यांची कमाई भरती आहे ते तुमचे घर विकत घेऊ शकतात. आणि तुम्ही आतापर्यंत तसंच चालवलं दुकान, अर्धे नंबर 1 मध्ये नंबर 2 मध्ये. आता सर संपला. आता आता रिअल इस्टेट मधनं ब्लॅक मनी तर गेलेलाच आहे गेल्या 3-4 वर्षामध्ये. आणि दुसरं आधी बघा ना, अभय बाकी 10 लोक सुद्धा आहेत. वर्षापूर्वी 10 थांब. वर्षापूर्वी काय बस. होतं तर आता ते जाऊ द्या, मी त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही. पण आता नवीन स्थितीमध्ये तुम्हाला काहीतरी इनोव्हेटिव्ह असे माझ्या डोक्यात सुचलेले मी सुचवले पर्याय तुम्ही असे काही सुचवून करा. मला वाटतं त्यातून मार्ग निघेल. लॉजिस्टिक पार्क बनवाय मला या तुम्ही, त्यात पोटेन्शियल आहे. मला असं वाटतं की याच्यात तुम्हाला थोडा आउट ऑफ बॉक्स काही विचार करायला, तुम्ही सगळे एक्सपर्ट आणि हुशार आहात, त्यामुळे नक्कीच तुम्हाला या लाईनवर काही मार्ग निघेल. एनएचआयचं मॉडेल स्टडी करा. 1,00,000 कोटी रुपये माझं इन्कम येईल 5 वर्षांनी पर वर्षाचं. त्याच्या रेटिंगवर मी पैसा रेज करत जातोय मार्केटमध्ये. आणि आता मी वर्ल्ड बँक, एडीबी आणि फॉरेन इन्शुरन्स आणि पेन्शन फंड यांच्याशी बोलतोय की ते आर इंटरेस्टेड फॉर 30 इयर्स. त्यांना लॉंग टर्म पैसा इन्व्हेस्ट करायचा आहे. तर मला ते रिझर्व्ह बँक अँड फायनान्स कडनं ते मॉडेल करून घ्यायचे आहे. मी प्रयत्न करतोय. तुम्ही करा. तुमची इंटरेस्ट कॉस्ट वाचल्याबरोबर तुम्हाला नॅचरली घेण्याची संख्या वाढेल. असे काहीतरी मॉडेल कळावे. मला माहिती नाही, आता मुंबईत जर येणाऱ्या तुमचे घर जर डॉलरमध्ये विकत घेत असतील तर ते डॉलरमध्ये स्वीकार करा. आणि तुमचं जर दरवर्षी एक 10-20 कोटी डॉलरचं टर्नओव्हर असेल तर त्याचा निरंजनकडे समजा एक 50 कोटी डॉलरमध्ये घर विकलंय 50 कोटी रुपयाचे, तर दरवर्षी असेल तर डॉलर मधला कर्ज बँकेकडनं घेऊन मग त्याच्यात तुम्हाला हेजिंग करायची गरज पडणार नाही, कारण दरवर्षी तुम्हाला डॉलर मध्ये वापस करा. हे तुम्हाला असे काहीतरी मॉडेल्स काढल्याशिवाय इंटरेस्ट कॉस्ट कमी नाही होणार. आम्ही तुमच्या मागे आहोत, जेवढी मदत करता येईल तेवढी करू. पण तुम्ही आता हे प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजी मधले एक्सपर्ट आहात. तुम्ही आता हे ब्रिज कन्स्ट्रक्शन, रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये या. मला वाटतं याच्यात पुष्कळ चांगलं आहे. निंबाळकर नावाचे कॉन्ट्रॅक्टर आहे पुण्यात, त्यांनी मलेशियातल्या टेक्नॉलॉजी हे केलं. आपले रोड कॉन्ट्रॅक्टर चांगले आहेत आणि त्यांना मी ते अप्रूव्ह केलं. हा, तर त्यांनी काय केलं, स्टीलच्या ऐवजी स्टील फायबर वापरलं कॉन्क्रीटमध्ये, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट मधून, आणि त्याचे बीम बनवले आणि त्यात 30% कॉस्ट कमी केली आणि 100 मीटर त्याला सपोर्ट द्यायची मध्ये गरज नाही आहे. टेक्नॉलॉजी बदलली. आता मी ती सगळ्या देशात केलं तर माझे 30% ब्रिजेसची कॉस्ट कमी होणार आहे, 30%. त्यामुळे असे काही तुम्हाला टेक्नॉलॉजी शोधून कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन कमी करणं, क्वालिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शन इम्प्रूव्ह करणं, कॅपिटल कॉस्टवरचं व्याज कमी करणं, कॉम्पिटेटिव्ह बनणं आणि लागणारं मटेरियल जे आहे ते क्लस्टरमध्ये तयार करून त्याची कॉस्ट कमी करणं, याशिवाय आता पर्याय नाही. आतापर्यंत चाललं तसं चाललं, आता पलीकडे चालणं अडचणी असं मला वाटतं. धन्यवाद सर. सर जयेश नाशिकवर ना, पण माझी विनंती आहे की बरेचसे लोक आपले अक्रॉस इंडिया हे चाललेले आहेत, तर प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन इन हिंदी. त्यामुळे जयेशजी अनम्यूट करा तुम्हाला. हा, सर नमस्ते जी। सर मैं नासिक से हूँ। मैं काफी सुन रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे सुझाव दिए आपने। आवाज जयेश जी आप, हाँ यारी सर मैं नासिक से हूँ, मैंने सारी बातें सुनी आपकी, आपने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारे और से भी काफी लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और काफी लोग इच्छुक भी हैं। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को हम लोग प्रपोजल बना के दें, हम लोग नासिक की ओर से भी तैयार करके नासिक में आपके जो भी कोई डिपार्टमेंट होंगे उनको हम लोग देने को तैयार है। रीजनेबल रेट में हम लोग आपको घर दे सकेंगे। ठीक है, जरूर इसको गौरव जैन, बनाएंगे।
येस सर, थँक्यू सर. सर गौरव जैन आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत नॉर्थचे. गौरव जैन प्लीज. Gaurav Jain, you are on mute. We can't hear you. Gaurav Jain. Acha, Prem Kumar is from, sir, he is Vice President South. Prem Kumar, you can unmute yourself. Yeah, Prem Kumar. Sir, good afternoon, sir. Thank you very much for your very inspiring and your very nice speech, sir. We've been having this web class for the last few days. And hello, can you hear me? Yes. Yes, sir. So we had Mr. Deepak Parekh the other day, and he was saying his suggestion was we lower our prices and sell. But there was no talk about any kind of interest reduction from the bank. There was no talk about any kind of waiving off of penal interest from the banks. Now the government is saying, you know, take care of your workers, take care of their wages even during this lockdown period, and make sure that and we are following all of those things, sir. And then there's huge liquidity with the banks right now, and all we are saying is that real estate be given a good share of this liquidity because of the 300 plus ancillary industries that real estate supports, and being the highest employment generator with regards to daily wages, with regards to casual labor. My question is, sir, every time we ask for something, why is it that we are being told to do this, do that, but nothing seems to be coming our way? There's no commitment, there's no promise about anything coming into real estate. Why is real estate being given such a stepmother treatment? Frankly and fairly, one thing is very clear that our real estate sector is facing a lot of problems. And that is one of the reasons, most important is that it is the ratio of demand and supply. And the quality of housing flats which are available, the purchasing power of the people by and large, the ratio is not perfect. Now, only 1% of the population in India, probably, they are in position to purchase the flat cost, which more than 15 lakhs. And now everywhere, particularly in the metro cities, the way in which the builder, they take the risk, and they have got a lot of flats under construction. Some of the construction is completed, but there is no demand. And that is the problem that they are facing in the banks and also facing the problem everywhere. My suggestion is, now it is the time for all of us that the sector is in a problem. Government want to support the sector. Government trying their level best to find out some solution, but still the fact is that the sector is still facing the problem. My suggestion is, now government is in position and in mood to give package to all sectors. The working is going on. My suggestion is you should have a discussion between you, all stakeholders, and with your good suggestion, you should approach to Finance Ministry and to Housing Ministry. And also you can send your suggestions to PMO. They are all working on it. Even you talk with Niti Aayog also, that can be a good thing. Another thing which is very important, which I want to suggest you, that you are in a big problem. But there is not a situation that the government is in a good position. The government, the state government, government undertaking, everyone is in a problem. Gravity of your problem may be high. The gravity of some government problem compared with you may be less. But still everyone is facing the problem. The banking sector is facing the problem, you know that. And it is because of the wrong finances. Still the banking sector is also facing the problem. So the Reserve Bank and the government, it belongs to you. Ultimately, we have to protect everybody and to find out the way out and maintain the sustainability. So now government on its own, we are trying to find out the way out. We have a lot of suggestions. Just
a third person who is not directly related with as a minister or as an industry, but I'm giving you my suggestion and I can tell you my experience in success story in road sectors. On the basis of that, I'm trying to find out the way out. I'm not the expert person. Even I'm not that much knowledgeable economist or to how to get point problem, resolve it. I'm not the expert for that. But my suggestion is let us, you are competent people, you take all suggestions in your think tank and core group, then prepare the deputation and you discuss with the finance ministry and prime minister also and also with the housing minister and give one copy to me. As a team, I am also there, so I will try my level best to suggest the project. Now I just suggest a small suggestion. Presently, bank is financing for 10, 12 years. If suppose bank is ready to finance for 20 years for housing, I feel that, I don't know if you are the best judge, there may be EMI will be less and the demand will be increased. So small type of decisions, different type of decisions, which is going to helpful for your sector. So government is working on it. Position is very bad, but the other, you have to think in the approach that you have to think about banks, you have to think about government, because you are also the stakeholder of as a government. You are also a stakeholder as a bank. You are also a stakeholder as a society. And at the same time, your business is also your full responsibility. So we need to find out the integrated approach for and positive approach that there will be survival of everybody. We will protect everybody from this very, very hard period. And after that, it will be more easy for all of you to run. So I feel that you should give your proper deputation to the concerned ministry. Government is in the mood of taking some decision, so declaring some package. Let us, we will try and I will try to convince them and you are from your think tank. If there are some good suggestions, government will definitely think positively. Yes. Sir, Gaurav Jain, if you can speak, you speak. Otherwise, Anil Suri after Gaurav Jain. Gaurav Jain ji, आपका mic नहीं चल रहा है. Some problem, I don't know. We can't hear you out. So, can you hear me now? Sir, can you hear me now? Can you hear me now? Yeah. Now. Sir, I thank you with the bottom of our heart because your efforts in the northern India, which is where I am a part of, to your KGP, KMP, and more recently the Dwarka Expressway, has shown the resolve of what a committed, minister and a ministry can do. So, sir, thank you for that. It has changed the life of this side to a tremendous extent. Now, sir, I have a small request and a proposal to make to your ministry, sir. The biggest challenge is the relative increase in the land prices every time you do a new project. I agree with you, we can control the construction cost. We can also control the labor cost, but the land prices and the government approval cost becomes the most important thing. So, sir, in your new projects, like you're today doing this Bombay, Delhi-Bombay Industrial Corridor, there you're also proposing new township as we have been reading in the newspapers. Sir, if the NAREDCO members can get land on your new highways and the new locations at a fixed price, very confident, sir, that we will give back a housing at a reasonable price, as you just mentioned, of a certain type and a quality. So can this be considered as a ministry that it becomes a kind of a easy access to land and therefore a development can happen faster? And this may be considered your level, sir. And this is my only request. Thank you. Actually, I am also working on Dwarka Express Highway. And the cost of the Dwarka Express Highway is 10,000 crore. We are going to complete that Delhi Meerut Express Highway. The cost of the project is 14,000 crore. So after getting that highway, the land price and builders are getting benefits. Now, because of my Dwarka Express Highway, I don't know, but the builders in Delhi, they will get crores of rupees. I know that they have got the land, and after constructing this highway, their price will be double, triple. But now I don't have anything because whatever I award the contract, still no contractor, I never taken a single pipe from anybody. I am fully transparent, time bound, result oriented, and corruption free. So you are getting benefited. I am happy. I don't want anything for that.
Now the problem is that this Delhi-Mumbai highway starts from Sona, near to Gurgaon, and it goes to Savai Madhopur, Alwar, coming to Jhabua, Ratlam, and going to Vadodara to Mumbai. So what is the interesting thing? That is this highway is going from backward and tribal area of Rajasthan, Haryana, Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. So the land acquisition cost is coming to 15 to 20 lakhs rupees per acre. Now you are making a township by at least 2 crore rupees per acre. So before constructing the road, if we can plan for township and smart cities, we will get the land with 20 lakhs rupees a acre, 15 lakhs rupees a acre. But after completing this road, the cost will be go for 2 crore rupees per acre. My suggestion is on this, I will ready to present you the plan of it. We are making logistic park, clusters, everything, and NHI is open. Now we are moving to cabinet for giving permission for NHI to develop township, smart cities, smart villages. Yes, sir. And I'm telling you, I'm not a builder, but I'm telling you a very, very historical thing. Delhi-Mumbai highway alignment near to Ahmedabad, Surat, Vadodara, 4-5 kilometers, if we select that alignment, whatever the cost which was coming to us, compare with that, this highway, we reduce the cost. We are saving on land acquisition cost is 16,000 crore. Sir, we have a lot of respect for your acumen. Your acumen is perfect. That is the reason we know that. Sir, my suggestion is, when I change the alignment and saving 16,000 crore, why you are not coming with me and making real estate and industrial clusters and logistic parks near to my road? I am ready to cooperate with you. Correct, sir. Sir, Rajan bhai, sir ke sare time lijiye. Let us go and meet him once this is over, COVID thing. Yes, sir. Sir, yes. We are truly grateful, sir, and our industry is very happy to participate with your proposals. Thank you. गौरव जी थैंक यू. अनिल सूरी सर को जाना है, जल्दी से पूछ लेना. मेरे को कोई क्वेश्चन. हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर. सर नमस्कार, मैं अनिल सूरी हूँ दिल्ली से. ऑल्दो दिल्ली रहता हूँ, लेकिन कुछ बिजनेस स्टार्ट करा है मैंने. आईटी पार्क वहाँ पे कोल्हापुर में आपके इकलौता आईटी पार्क है वहाँ पे, और फुल है. कम से कम भी तो 1000 people are working there, and I'm building another IT park for another 1.25 lakh square feet, which I have already negotiated for multinational companies to come into Kolhapur. तो आपने एक जिक्र करा था, तो मैं और कोई बात नहीं है. इसी दिन आई एम वेरी हैप्पी. उन्होंने मेरे नाम पे रोड भी डाल दिया है, because they are so happy, the local administration is so happy. I came all the way from Delhi to develop that area. That's it, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, we have our DJ Rajesh Goyal. I would request Rajesh Goyal ji, he was connected with your PS, sir. So Rajesh Goyal ji, give a vote of thanks to sir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yeah. Yes, I'm listening. Yeah, thank you very much, sir. NAREDCO is really grateful for you towards spending this time. I know you are not the concerned minister and all, but we really wanted you and we were after you, because the out-of-box type of ideas and the innovative thinking which you can provide, sir, we could have got it from no one. Yes, we are NAREDCO from our side. We are contacting our minister. We are contacting him daily, and he was also there on this platform. We are connecting with the finance. We are connecting with everyone. But the type of ideas which we get from you are really a treasure for us, and that's why we wanted it. And it will really inspire the membership and our community, sir, to sustain this difficult period. And so that your presence here was a necessity. So that's why we were after it. And thank you very, very much, sir, for sparing this much of time and inspiring all of us and giving us confidence and giving us idea how we change and get into this crisis in a better way. And I'm sure, like you said, we'll all come out winning. And thank you very much again for coming here, sir. Thank you. Thank you very much. Best luck to all of you. And we will win this Corona war. And also we will win the economic war after Corona war. My best wishes with all of you. Anytime meet me in Delhi, whatever possible for me, I will do it. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. Thank you, sir.